आगे हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी महान हस्ती हमारे हिंदी साहित्य में हुई है जिसके सामने शायद कोई भी फीका पड़ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे हिंदी साहित्य को एक बहुमूल्य निधि दी है। आइए आज हम साझा करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान और उसमें कुछ आलोचकों के द्वारा प्रदर्शित की गई कमियों को साझा करते हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। बहुत अच्छे से हमने इसको याद किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी महान हस्ती थी जो 29 साल की उम्र में ही प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, यहाँ से हम याद रखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास कब? 1929 ईस्वी में। और ये जो 1929 ईस्वी है ये हमसे बहुत बार पूछी जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का समय क्या था, किस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। आगे देखिएगा, ये जो ग्रंथ लिखा गया था इसकी भाषा क्या थी? हिंदी भाषा। ये किस पद्धति में लिखा गया? विधेयवादी पद्धति में लिखा गया। दोस्तों, ये विधेयवादी पद्धति क्या होती है? एक ऐसी पद्धति जिसमें समय विशेष की परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। एक ऐसी विधि जिसमें जाति, वातावरण और क्षण, इन तीनों चीजों को सम्मिलित किया जाता है, वो कहलाती है विधेयवादी पद्धति। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये विधेयवादी पद्धति है इसी का प्रयोग कर अपना साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। दोस्तों, ये जो विधेयवादी पद्धति है इसका सर्वप्रथम प्रयोग तेन महोदय ने किया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तेन महोदय ने किया। ये जो पाश्चात्य राइटर थे तेन महोदय, इन्होंने सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था और इन्हीं का अनुसरण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद देखते हैं इस ग्रंथ में कितने कवि सम्मिलित किए गए। तो इस ग्रंथ में 1000 कवियों को सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं कि इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये इस ग्रंथ के आने के बाद ऊंचाइयों को छूने लगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा चल रही थी, इस परंपरा में आगे के कवियों ने इस ग्रंथ को आधार बनाया और बहुत कुछ यहाँ से उन्होंने उठाया, उपयोग किया। आगे देखते हैं, ये जो ग्रंथ है यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो ये लिखा गया था आपका हिंदी शब्द सागर की भूमिका। याद रखिए दोस्तों, ये लिखा गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1893 ईस्वी में। लेकिन बाद में ये एक स्वतंत्र ग्रंथ की संज्ञा इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ की संज्ञा दे दी गई। कई बार हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखते हैं, यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास,
इसी के नाम पर आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वमान्य ग्रंथ कहलाया, जिसके अंतर्गत आगे आने वाले संपूर्ण साहित्य के केंद्र बिंदु समाहित थे। तो इस ग्रंथ के बारे में हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन कहाँ से किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ से किया, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। आगे देखते हैं, इस ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है जो सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य है, इन्होंने केवल राजाओं की प्रशंसा के लिए, केवल अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए ग्रंथ लिखा, ये कोई हिंदी साहित्य की विपुल सामग्री को समाहित नहीं करते हैं। इन्हें धार्मिक कहकर इन्हें साहित्य से बाहर कर दिया गया। उसके बाद आता है कि इस ग्रंथ में शुक्ल ने तुलसीदास से स्नेह व कबीरदास से दूरी बनाई रखी। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में सबसे प्रिय कवि कौन सा था और किस कवि से सबसे अधिक दूरी बनाई गई। तो इस ग्रंथ में सबसे प्रिय कवि आपका तुलसीदास माना गया और कबीरदास से यहाँ दूरी बनाई रखी। आगे देखिए, इस ग्रंथ में 900 वर्षों के समय को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों के समय को कितने कालखंडों में विभाजित किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के समूह को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया था। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से नाम दिए गए, चारों कालों के नाम कौन से रखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यदि नामकरण किया तो वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर नामकरण किया। यदि किसी काल में वीर रस की प्रधानता रही तो उसे वीर गाथा काल नाम दे दिया। यदि किसी काल में भक्ति की प्रधानता रही तो उसे भक्ति काल नाम दे दिया। किसी काल में यदि रीति की प्रधानता रही, रीति ग्रंथों की प्रधानता रही तो उन्हें रीति काल नाम दे दिया। और किसी काल में यदि गद्य साहित्य लिखा गया तो उसे गद्य काल नाम दे दिया गया। ये 4 कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किए। हर किसी की क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से कवि उसके अंतर्गत समाहित किए गए, सम्मिलित किए गए, उन सब को हम आगे की कालांशों में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ में पहली बार भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित करने वाला लेखक कौन था, इतिहासकार कौन था। तो याद रखिएगा कि भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित करने वाला कौन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। इन्होंने भक्ति काल की 2 शाखाएं बनाई। पहली शाखा निर्गुण शाखा, जिसको 2 भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। दूसरी शाखा इन्होंने बनाई सगुण, और सगुण को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। इन काव्य धाराओं के बारे में हम डिटेल से जानकारी साझा करेंगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के प्रमुख बिंदु हमारे सामने हैं। इसके अलावा भी बहुत सा योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस ग्रंथ के आधार पर हिंदी साहित्य को दिया। आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कुछ आलोचकों ने कुछ कमियां भी खोज निकाली हैं। देखते हैं कौन कौन सी कमियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस ग्रंथ में पाई जाती हैं।
दोस्तों, हम देखते हैं अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की कुछ कमियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के का इतिहास ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन कुछ आलोचकों के अनुसार उस ग्रंथ में भी कुछ त्रुटियां दिखाई देती हैं, कुछ कमियां रही, जिनको हम साझा करने जा रहे हैं। देखिए, इस ग्रंथ की सबसे पहली कमी थी कि इसमें रीति काल का कोई विभाजन नहीं किया गया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित कर दिया, उसी प्रकार से इन्होंने रीति काल का भी विभाजन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने रीति काल का कोई विभाजन नहीं दिया। आज जो हम रीति काल का विभाजन पढ़ते हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, ये जो कवि हैं आपके, ये विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा विभाजित किए गए थे। रीतिकाल के 3 भाग देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का कोई विभाजन नहीं किया। दूसरी कमी हमें दिखाई देती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस ग्रंथ में त्रयी को सम्मिलित किया। इन्होंने, ये त्रयी थे 3 कवियों का समूह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में इन 3 कवियों को, ये कहें कि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें प्रथम स्थान तुलसीदास, दूसरा स्थान सूरदास और तीसरा स्थान जायसी को दिया गया। ये भी इस ग्रंथ की एक त्रुटि हमारे सामने आती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भक्ति काल में यदि सर्वश्रेष्ठ स्थान किसी कवि को प्राप्त है तो वो प्राप्त है कबीरदास को, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को ही इनमें सम्मिलित नहीं किया। उसके बाद देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस ग्रंथ में आधुनिक काल को 3 उत्थानों में विभाजित कर दिया। केवल 3 उत्थानों तक ही इन्होंने आधुनिक काल को समाहित किया। 3 उत्थानों में ही इन्होंने आधुनिक काल को समेट कर रख दिया, जबकि हम देखते हैं कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो बहुत अधिक पाई जाती है। उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, अनेक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल 3 उत्थानों में ही आधुनिक काल को सीमित कर दिया। दोस्तों, ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां। कुछ त्रुटियां अवश्य रही, लेकिन फिर भी ये कहना चाहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ दिया वो हमारे हिंदी साहित्य का सिरमौर ग्रंथ माना गया। उस ग्रंथ के आधार पर ही हम हिंदी साहित्य को अच्छे से समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और ये कहें कि इस ग्रंथ के आधार पर ही हम हिंदी साहित्य की गहराइयों को जान सकते हैं।